हमने स्टार्ट किया था टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जीन क्लोनिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सब क्या है, सेम ही है। सब में हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इसको, जेनेटिक मटेरियल को, विच इज मेनली अ डीएनए। ओके, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। एंड उसके बाद हमने स्टार्ट किया था व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व। सो द वेरी फर्स्ट वाज, हम लोग ने बात किया था कि व्हाट आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड दे क्रोमेटोग्राफी। तो उसमें हमने दो क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स देखे थे, जेल परमिएशन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, and the second one was a ion exchange chromatography. So in a case of gel permeation chromatography, the separation was based on size. However, in case of ion exchange chromatography, the separation was based on charge. Then there are some methods called as spectroscopy. Spectroscopy मतलब क्या होता है कि जब लाइट कोई भी मटेरियल से कांटेक्ट करता है या फिर इंटरेक्ट करता है, तो उसके वजह से जो भी रिएक्शन होता है, कभी कभी लाइट एब्जॉर्ब होता है, कभी कभी लाइट ट्रांसमिट होता है, तो ये सब कभी कभी रिफ्लेक्ट होता है, कभी रिफ्रैक्ट होता है। ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली इट इज अ इंटरेक्शन ऑफ अ light with a matter. Okay, then there is something called as mass spectroscopy, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। What does it mean? Mass spectroscopy मतलब इट इज अ वेरी हाई थ्रूपुट टेक्निक, मतलब बहुत एडवांस लेवल का टेक्निक है। इसको हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट अ टिपिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन। तो अगर मेरे पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है और मुझे पता नहीं है कि उसमें क्या क्या है, मतलब ठीक है, बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, साइज हो या आयन हो या कोई और भी हो क्रोमेटोग्राफी, मैं सिर्फ प्रोटीन को सेपरेट कर सकता हूँ, बट मैं ये चेक नहीं करता कि वो प्रोटीन कौन सा है। वो फाइंड आउट करने के लिए we can do a techniques like mass spectroscopy, and at last there is a electrophoresis. तो कल हमने गेल परमिएशन एंड आयन एक्सचेंज देखा था, तो लेट्स मूव अहेड। तो अगर किसी को कुछ डाउट है इन जेल परमिएशन एंड आयन एक्सचेंज, प्लीज आस्क। आई होप सबको स्लाइड्स दिख रहा है एंड माय वॉइस इज ऑडिबल, राइट? हेलो हेलो, इफ आवाज नहीं आ रहा है प्लीज लेट मी नो। ओके, तो फिर कल एक्चुअली लेक्चर बीच में ही कट हो गया था, तो इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाए थे हम लोग, बट हम लोग डिस्कस कर रहे थे अ क्वेश्चन ऑन स्टेरिलिटी, कि स्टेरिलिटी क्या होता है और क्यों होता है। तो डोंट गो इन अ टिपिकल टर्म स्टेरिलिटी। आई थिंक इसलिए हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कल, बिकॉज हम लोगों ने इनहेरिटेंस में भी थोड़ा पढ़ा था कि इट लीड्स टू स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी। So the term is same, sterility, infertility, ना उसका मीनिंग बट डिफरेंट है, और we can say in a different context we generally use. So हम लोग जो इनहेरिटेंस में पढ़ा था, that sterility was different because it was related to infertility। मतलब अगर मैं बोलता कि कोई sterile है या फिर someone some particular disease leads to sterility, let's say Klinefelter है या फिर Turner's है, तो उससे मेरा मतलब है कि वो जो रहेगा affected person, that will never be able to have a babies, मतलब वो reproduce नहीं कर पाएगा। that is the meaning in that context in terms of reproduction or not। but यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ in terms of sterility maintenance और in terms of biotechnology mainly, I want everything very clean, मतलब very high level cleaning, clean room basically। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टराइल रूम या फिर क्लीन रूम, बिकॉज देयर आर नो चांस वहां पे कोई बैक्टीरिया होगा, यहाँ पे कोई डस्ट होगा, कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स या फिर स्पोर्स, पोलन ग्रेन्स, कुछ होने का चांस नहीं है। और होने का चांस बोलने से अच्छा, इट्स इंपॉर्टेंट कि देयर शुड बी नथिंग टू हैव अ प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स टू बी डन। नो मैटर हम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं, हम लोग टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, या फिर हम लोग सेल कल्चर, हम लोग वैक्सीन डेवलपमेंट कर रहे हैं, या एंटीबॉडी बना रहे हैं, एंटीबायोटिक बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, कुछ कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी लैब हो, एवरीवन हैज अ स्पेशल रूम कॉल्ड एज अ स्टेराइल रूम, जहाँ पे हम लोग
ये सब हाई थ्रूपुट टेक्निक्स करते हैं, बिकॉज में ऐसे ही कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस ऐसे बाहर यूज नहीं कर सकता, बिकॉज इट विल कॉज अ कंटामिनेशन बाय द अदर नॉलेज। तो ये तुम्हारे सिर्फ नॉलेज के लिए। कि हाउ दिस पर्टिकुलर स्टेरिलिटी इज मेंटेन और दिस क्लीन इन्वायरमेंट या फिर क्लीन रूम हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, कि हम लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से देयर विल बी नो कंटेमिनेशन, या फिर जो भी हम लोग कर रहे हैं वो एक्सट्रीमली क्लीन एंड कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट कैसे डेवलप करते हैं यूजिंग बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग अप्रोच। So this is something called as biosafety cabinets या and air curtains. So जहाँ पे भी मेरा स्टेरिलिटी रूम रहेगा उसके बाहर जो डोर रहेगा और डोर के ऊपर हम लोग ये पर्टिकुलर एयर कर्टन लगाएंगे। इफ यू कैन सी यहाँ पे इसका साइज इज क्वाइट अ बिग ऐसा हॉरिजॉन्टली, एंड इट लुक्स लाइक थोड़ा सा एसी जैसा स्ट्रक्चर, बट इट इज नॉट अ टिपिकल एसी। इसका फंक्शन इज लाइक ये ऐसे ऊपर से हवा फेंकता है। तो जब भी तुम लोग रूम में एंटर करोगे, बिफोर दैट तुम लोग को वो रूम के बाहर खड़ा रहना होता है, एंड यू जस्ट हैव टू पुट ऑन द बटन। जैसे तुम लोग बटन चालू करोगे ऊपर से ये पूरा ऐसे हवा फेंक देगा नीचे। ओके, बिकॉज इससे इसका फायदा क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस अगर तुम्हारे बॉडी पे कुछ होगा लाइक डस्ट होगा या फिर कुछ हेयर्स हो गए बहुत टूटे हुए या फिर कुछ भी सॉइल पार्टिकल्स या फिर कोई बैक्टीरियल, मतलब ऐसे हम लोग देख तो नहीं सकते, बट मुझे ना ऐसा कोई तो डस्ट या फिर ना कोई नॉट अ क्लीन थिंग, ओके, कोई बॉडी में रहेगा और हवा से तुम्हारे बॉडी पे आके चिपक गया रहेगा। सो बिकॉज ऑफ ऐसे जोर से हवा का फ्लो की वजह से इट विल हेल्प टू टेक इट आउट, मतलब वो निकाल लेगा। इट इज नॉट ऐसा कि ये 100% निकालेगा, नॉट लाइक दैट, बट ओके जस्ट टू फ्यू एक्सटेंट इट हेल्प्स टू रिमूव आउट द डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल। ओके, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एयर कर्टन। ये हम लोग जनरली लगाते हैं अपने स्टेरिलिटी रूम के बाहर ऑन डोर। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोई भी स्टेरिलिटी मेंटेनेंस इसमें, दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज बायोसेफ्टी कैबिनेट। तो इफ यू कैन सी ये ऐसा सो चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर यू कैन सी वो एक कांच का ऐसे उसको लीड रहता है, तो यू कैन जस्ट उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जो हम लोग काम कर और उसके अंदर एक लाइट जल रहा है, वो लाइट का नाम है यूवी लाइट। बेसिकली यूवी लाइट इज हेल्प टू किल द बैक्टीरिया या फिर कोई भी कंटामिनेशन होगा तो वो उसको मार देता है। तो कहीं भी हम लोग को कुछ काम करना है, सेल कल्चर पे करना है, बैक्टीरिया पे करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे, अल्कोहल से स्वाइप वगैरह करके रखेंगे, एंड उसके बाद यूवी लाइट ऑन करते हैं फॉर 20 मिनट्स एटलीस्ट 1 और 2 साइकिल्स जनरली वी डू, मतलब 2 बार कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो पर्टिकुलर एरिया में जो भी कुछ रहेगा कंटामिनेशन या फिर बैक्टीरिया या फिर कोई भी फंगल स्पीसीज, वो सब मर जाएगा और उसके बाद वो पर्टिकुलर एरिया स्टराइल हो जाएगा, मतलब क्लीन हो जाएगा, तो वहाँ पे कुछ भी कंटामिनेशन नहीं होगा। तो ऐसे अलग अलग वेज में हम लोग स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज बायोसेफ्टी कैबिन। इन जनरल लैबोरेटरीज अगर तुम लोग जाओगे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर स्टूडेंट के लिए ऐसे बायोसेफ्टी कैबिन प्रोवाइड करें। तो वो लोग क्या करते हैं, बर्नर्स यूज करते हैं। तो ऐसे 2 बर्नर्स रख के उनको ऑन कर देते हैं और 2 बर्नर्स के बीच में दे वर्क। क्यों, तो जैसे ही वो लोग बर्नर्स ऑन करते हैं वो पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा हीट जनरेट हो जाता है, और हीट के वजह से अगर कुछ गंदा वहाँ पे होगा, बैक्टीरिया रहेगा तो मर जाएगा एंड द पर्टिकुलर एरिया विल बी स्टराइल। तो जनरली वी यूज टू वर्क लाइक दैट। मतलब जब मैं कर रहा था मेरा बैचलर्स, तब हम लोग ऐसे काम कर रहे थे।
तो दिस इज जस्ट द वेज टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड डिपेंडिंग ऑन हम लोग कौन से लेवल का काम करें वो करेंगे. अभी बायोसेफ्टी कैबिनेट्स का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, लाइक बायोसेफ्टी टाइप 1, बायोसेफ्टी टाइप 2, 3, 4. नाउ डिपेंडिंग ऑन कि जो कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर जो कोई भी हम लोग ऑर्गेनिज्म हैंडल कर रहे हैं वो कितने हजार्डस है, मतलब उसका कितना सिवियरिटी हो सकता है अपने बॉडी पे, हम लोग उतने हाई लेवल का बायोसेफ्टी यूज करते हैं. Now, in case of corona, if you remember, there were so many news कि we need a type 3 biosafety cabinet, but अपने इंडिया में बहुत कम labs है जहाँ पे type 3 है. So now we are doing with a type 2 also. So this is something like because of these all limited factors, research is going quite slow because सब लोग काम एक साथ नहीं कर सकते, नंबर बहुत कम है. तो all these things are there, but we can't work without biosafety cabinet number 3 for corona. अगर कुछ typical research करना है तो. So that is how it works. I hope अभी सरल समझा. उसका मतलब is like clean, highly clean, जहाँ पे कुछ भी contamination नहीं होगा. I hope अभी clear है. Then I was talking something about bacteria और जनरली माइक्रोबायोलॉजी. सो आई डोंट नो तुम लोग में कितने लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी पहले कभी देखा है या फिर यू गॉट चांस टू सी बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं वगैरह. तो ये जो फर्स्ट इमेज है, दिस ऑल आर बैक्टीरिया जो ग्रो हो रहे हैं, जिसको हमने बंद करके रखा है यूजिंग कॉटन. ये पेपर दिख रहा है, पेपर के अंदर कॉटन से उसको सील किया है और उसके ऊपर से उसको पेपर बांध के रखा है, सो दैट कोई डस्ट पार्टिकल अंदर ना आ जाए. और ये सब जो दिख रहा है, लाइट येलो, डार्किश येलो, ऑरेंजिश एंड द रेड वन, ये सब के सब बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं. ये सब को हम लोगों ने अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से जमा, मतलब लाइक कैरेट से, टमाटो से कलेक्ट किए थे. सो दैट एक्चुअली माय इंटरेस्ट वाज कि मुझे कलरफुल बैक्टीरिया ग्रो कर देते, एंड दैट्स हम लोगों ने ऐसा किया था. बट आई एम जस्ट शोइंग कि वो कैसे करते हैं. एंड इसके पीछे अगर तुमने देखा, देयर इज अ बर्नर. दिस बर्नर आर जनरली यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी. एंड ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अगर प्लेट. अगर प्लेट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अगर प्लेट्स रहते हैं, इसमें हम लोग बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं. अगर तुम लोग यहाँ पे ये सेकंड में देखोगे, ऑरेंजिश कलर का अगार है और उसके ऊपर कुछ तो ब्लैक कलर का लाइंस 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 दिख रहा है. तो ये जो ब्लैक कलर का लाइंस दिख रहा है, जैसे ये सब है बैक्टीरिया. यू ऑल नो साल्मोनेला इज अ बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस टाइफाइड. तो ये वही है जो टाइफाइड कॉज करता है, द ब्लैक कलर. ओके, एंड दीज आर द, तो हमने आपस और एक टर्म देखा था, बायो प्रोसेसिंग. याद है किसी को अंडर बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या आता है बायोटेक के अंदर? तो देयर इज वन टर्म, लाइक माइक्रोबायोलॉजी के अलावा और भी टर्म्स थे, और वन ऑफ देम वाज बायो प्रोसेसिंग. तो दिस आर द पिगमेंट. तो हम लोग नहीं बोल रहे लोगों को, हम लोग बैक्टीरिया से वैक्सीन निकाल सकते हैं, एंटीबायोटिक निकाल सकते हैं, एंटीबॉडीज निकाल सकते हैं. एंड दीज आर सम पिगमेंट्स व्हिच आर एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय बैक्टीरिया. तो ये देख रहे हैं तुम लोग को, ये जो छोटे प्लेट्स में दिख रखे कलर्स, ये सब बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किए हुए हैं, जिसको हमने प्योर फॉर्म में निकाल के रखे थे. एंड देन सब कल तुम लोगों ने पूछा था कि व्हाट इज स्टेरिलिटी एंड व्हाट इज कंटामिनेशन बेसिकली. सो इन टर्म्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तुम लोग को अगर प्लेट दिख रहा है, द लास्ट, सॉरी हाँ, द लास्ट इमेज यहाँ का, जिसपे से गंदे गंदे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो दिस इज अ फंगस ग्रोथ. तुम लोगों ने अगर नॉर्मल ब्रेड भी रख दिया थोड़ा गिरा करके, तो उससे भी ऐसे सब ग्रो होगा, बिकॉज दिस इज अ फंगस ग्रोथ. जो कुछ भी कहाँ पर से भी हवा में स्पोर्स रहेंगे या फिर कुछ फंगल स्पीसीज रहेंगे, तो वो ऐसे ग्रो हो जाते हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग प्लेट जो है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है. हम लोग उसके बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं जानबूझ के. तो दैट्स व्हाई देयर आर हाई चांसेस कि जो अपना बैक्टीरिया या फिर फंगस ऑफ इंटरेस्ट है उसके अलावा भी बहुत कुछ ग्रो हो सकता है. एंड द लास्ट इमेज शोज, दिख रहा है, दिस इज आल्सो बैक्टीरिया. तो कल तुम लोग को मैंने ई कोलाई के बारे में बोला था. इवन इन लास्ट लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट Escherichia coli in last chapter. Basically there is something called as Escherichia coli. So ये जो लास्ट प्लेट है, that is nothing but the E. coli. So ये जो small small white spot दिख रहे हैं, ये E. coli का ही. तुम लोग बोलोगे तुमने तो बोला था कि बैक्टीरिया दिखते नहीं आंखों में, कैसे दिखते? तो अगर यू कैन सी एक स्मॉल सा स्पॉट जो है, इवन दैट स्पॉट हैज थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया. समझा? तो बिकॉज दे आर ग्रोइंग ऑन अ प्लेट, और वो ऐसे एक साथ एज अ कॉलोनी ग्रो हो रहे हैं, इसलिए हम लोग को एक बड़ा सा स्पॉट दिख रहा है. बट इट इज नॉट अ सिंगल बैक्टीरिया, इट इज अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया. ओके,
I hope now you understand for microbiology. This is just for your information or understanding, because if microbiology बोल के microbiology समझेगा नहीं. That's why I showed you this images. Okay. तो अगर कोई डाउट रहेगा तो you can ask me. Okay. So that is about the sterility. जो कल का डाउट था, आई होप वो डाउट क्लियर हो चुका है जिसने भी पूछा था. आई डोंट रिमेम्बर द नेम बट देन आई जस्ट होप. हाँ सर हो गया. Okay, thank you so much. So then let's go to the next technique now. तो हम लोग टेक्निक डिस्कस कर रहे थे आफ्टर क्रोमेटोग्राफी. द नेक्स्ट टेक्निक इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस. द नेम इटसेल्फ इलेक्ट्रो मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड होने वाला है. So what is electrophoresis? Electrophoresis is the separation of a charged molecules by applying an electric field. So this is also a separation technique, but it is used for the charged molecule, generally like a proteins and DNA and RNA, because proteins को भी charges होते हैं, because proteins are made up of amino acids, and there are chances that amino acids can be polar, non-polar. So because of that, proteins are generally charged अमीनो एसिड. और अगर चार्ज नहीं भी होंगे तो हम उसको एक्सटर्नली चार्ज प्रोवाइड करते हैं सो दैट हम लोग उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर सके. एंड डीएनए इज ऑलवेज अ नेगेटिवली चार्ज एंटिटी. प्लीज कीप दिस इन माइंड. तुम लोग को ये ऐसे एमसीक्यू में वगैरह पूछ सकते हैं व्हाट इज द चार्ज ऑफ डीएनए. सो डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज एंटिटी. व्हाई? बिकॉज डीएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से. और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ शुगर, very precisely deoxyribose sugar, नाइट्रोजनस बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप. तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है डीएनए का, ये आता है फॉस्फोरिक एसिड से. एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉस्फेट ग्रुप व्हिच इज नथिंग बट PO3 2 minus something, because of this 2 minus the DNA becomes negatively charged. Okay, because it gets the negative charge from phosphoric acid or a phosphate group of the nucleotide. I hope this is clear. So keep this in mind. Then it is applied for the separation of DNA, RNA and proteins. So अगर तुम लोगों ने देखा this particular images, तो ये जो ऊपर का setup दिख रहा है, this is a typical electrophoresis unit. तो एक ऐसा बड़ा सा टैंक दिख रहा है और टैंक के अंदर ट्रे दिखता है. तो ये टैंक को हम लोग बोलते हैं, ये टैंक का यूज हम लोग करते हैं टू ऐड अ बफर. व्हाई? बिकॉज अगर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी ऐड करना यूज करना है तो ऑब्वियसली वी नीड समथिंग जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करेगा. तो ये बफर में, बफर इज व्हाट? बफर इज अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड इट्स वीक सॉल्ट. सो बेसिकली इसमें डिफरेंस आयंस रहते हैं. तो वो आयंस के वजह से बेसिकली इट इज अ water with different ions which will help me to conduct electricity. Okay, so that is a blue color water thing यहाँ पे जो दिख रहा है, that is a buffer. तो उसके अंदर तुम लोग डार्किश ब्लू में देखोगे तो दिस इज अ ट्रे जहाँ पे एक्चुअली अपना सैंपल रहेगा. और ये ट्रे किससे बनता है? इट कैन बी ऑफ डिफरेंट पॉलीमर. तो ये अगार का हो सकता है या फिर पॉली एक्रिलामाइड का हो सकता है. द डिफरेंट मेथड्स. ओके, और उसके बाजू में अगर हमने देखा ये समथिंग रिटन एज पावर सप्लाई. तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर पैक इन टिपिकल साइंटिफिक टर्म्स. इसका काम होता है कि उसको हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना, सो दैट द मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग. तो अगर तुम लोगों ने देखा यहाँ पे एक जगह पे प्लस है, एक जगह पे माइनस है, तो क्या होगा? जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे सपोज वो स्टार्ट हो जाएंगे मूव होना फ्रॉम प्लस टू माइनस या फिर माइनस टू प्लस डिपेंडिंग ऑन देयर चार्ज. अगर उनका चार्ज प्लस है तो ऑब्वियसली दे विल मूव टुवर्ड्स द माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और कैथोड. अगर उनके पास पॉजिटिव चार्ज है और कटायन से तो दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज pole. Okay, so I hope this is clear. And this is just the images showing how it looks. So this is a casting tray जिसके अंदर हम लोगों ने अगारोस डाला है. अगारोस इज अ पॉलीमर obtained from a सीवीड जनरली, जो ऐसा जेल लाइक मटेरियल रहता है. इसके अंदर हम लोग वेल्स बनाते हैं और उसके अंदर सैंपल्स डालते हैं. तो दिस इज अ टिपिकल ट्रे. और उसके बाद में दिस इज द ओरिजिनल सेटअप, एक फोटो ऑफ सेटअप जो कैसे दिखता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूनिट. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल यूनिट, बट जो आप कुछ लोगों के पास वर्टिकल भी होता है. एंड फाइनली वो हम लोग लेट्स से देयर आर मल्टीपल थिंग्स. तो नाउ अगर मैंने डीएनए के लिए किया तो एज आई मेंशन कि डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज
मॉलिक्यूल एंड अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो ये कहाँ से कहा जाएगा, इट विल मूव फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, मतलब ये नेगेटिव से जाएगा towards positive which is a anode. So that's how the DNA will move. So the small fragments of DNA molecules will move faster because उनका साइज छोटा है, तो it depends on the size. उनका जो मूवमेंट है फ्रॉम पर्टिकुलर अगारोस वो होता है साइज बेस पे, तो अगर जो सबसे हल्का है ऑब्वियसली वो सबसे फास्ट जाएगा. लेट्स टेक अ रेस कि अगर समवन इज क्वाइट स्किनी, मतलब बहुत लो वेट है या बहुत ऐसे फ्लेक्सिबल है, तो वो ज्यादा भाग सकता है. बट इफ समवन इज क्वाइट ऑबेस, और ऑबेस मतलब लेट्स से नॉट वेरी like we can say like quite overweight, okay, so obviously that particular person will take a long time to run. So it's like the same thing, जिसका वजन कम रहेगा, इसका वेट कम रहेगा, वो जल्दी मूव करेगा, जिसका वजन ज्यादा रहेगा वो स्लो मूव करेगा. So that's how happen in the electrophoresis also. So generally we use a electrophoresis using agarose gel electrophoresis, या फिर हम लोग पेज यूज करते हैं. So पेज का फुल फॉर्म इज polyacrylamide gel electrophoresis. I repeat, polyacrylamide gel electrophoresis. And then there is something called as SDS page. So what is SDS page? SDS page is a sodium dodecyl sulfate page. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा, लाइक जैसे कि मैंने बोला कि लेट्स से हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास कितना चेन होता है, 4 चेन, अगर तुम लोग को याद है, 2 अल्फा 2 बीटा. तो अगर मैं हीमोग्लोबिन को अगर जो मैं डालूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो मुझे एक ही बड़ा सा ऐसा एक बैंड दिखेगा विच विल से कि हाँ प्रोटीन है करके. बट आई विल नॉट गेट टू अंडरस्टैंड कि उसके बाद कितना चेंज है करके, और मुझे जानना है कि उसके पास कितना चेंज है टोटल. तो मैं क्या करूंगा, उसको एसडीएस से ट्रीट करूंगा. तो एसडीएस इज अ डिटर्जेंट जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है. तो अगर मैंने हीमोग्लोबिन को एसडीएस से ट्रीट किया, तो वो एक हीमोग्लोबिन का प्रोटीन जो रहेगा उसके 4 टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े होंगे, इट मींस उसके 4 चेन से बस सेपरेट हो जाएंगे. एंड आई विल गेट 4 डिफरेंट बैंड, मतलब 4 डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटीन बेसिकली, ओके, ऑन अ इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल. सो दिस इज अ टिपिकल जेल ऑफ अ इलेक्ट्रोफोरेसिस. ऐसे दिखता है वो. यहाँ पे हम लोग फ्लोरोसेंट डाइज यूज करते हैं, दिस इज फॉर डीएनए. तो फॉर डीएनए वी यूज अ फ्लोरोसेंट डाई कॉल्ड एज इथिडियम ब्रोमाइड, जो यहाँ पे यूज करने के बाद वो जाके बाइंड करता है डीएनए से. एंड जब भी तुम लोग उसको यूवी लाइट से फोकस करोगे या फिर उससे यूवी लाइट डालोगे, एक्सपोज करोगे, तो ये इसे फ्लोरोस करेगा. तो यू कैन सी दीज ऑल आर डीएनए मॉलिक्यूल्स. जो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे इसको हम लोग वेल्स बोलते हैं. फर्स्ट इज अ नॉर्मल, इट इज अ स्टैंडर्ड, इसको मार्कर बोलते हैं. द सेकेंड वन इज द फर्स्ट सैंपल, द सेकंड सैंपल, थर्ड सैंपल. यू कैन सी यहाँ पे एक बैंड है, यहाँ पे एक बैंड है, यहाँ पे 2 बैंड से, मतलब यहाँ पे टूट गया डीएनए, यहाँ पे एक ही बैंड है, यहाँ पे आपस 2 बैंड से. सो दिस इज हाउ द electrophoresis works. So I hope you understand. अगर कुछ डाउट, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंड. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली इट इज सॉरी स्टेट की, तो उन लोगों ने सिर्फ ऐसा नाम दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस है, पेज है, एसडीएस पेज है, बट दे डिड नॉट मेंशन कि वो है क्या. सो देयर इज नो पॉइंट कि जस्ट फॉर नेम से तुम लोगों ने डाल दिया अपने बुक में कुछ टू शो इट टू एडवांस, बट देन देयर इज no enough or sufficient information about it. So this is not a good thing. Hello, So sir. I'm trying from my side कि मैं explain करते रहूँ जितना possible है. But still if you are not able to understand, please ask so that we can discuss. सर हाँ, सर वो पेज और एसपीएस का फुल फॉर्म एक बार वापस. okay. So PAGE is a polyacrylamide gel electrophoresis. Poly, I will write in the chat box also. Poly acrylamide gel. So then there is PAGE. What is? Which is agarose gel electro. Then there is SDS, which is sodium dodecyl sulfate. This is the detergent.
It is clear now? Yes, sir. Yeah. तुम लोगों को ये मिला नहीं था ना लास्ट टाइम का इनहेरिटेंस का पीपीटी? हेलो? हाँ सर, नहीं मिला। Okay, I will send it right now. ओके, मैंने भेज दिया है, इट विल लोड। तुम लोग डाउनलोड कर लेना अपना अपना। हेलो? कहाँ पे सर? मैंने चैट बॉक्स में सेंड किया था, तुम लोग को मिला? नहीं। ओके, आई विल डू इट अगेन।
Nobel Prize. So this is a photo of Lori Karimalis. So it can be used to generate billions of copies of a desired segment of a DNA or RNA with a high accuracy and a specificity. This is very important. सिर्फ copies बनाना important नहीं है, but to have a high accuracy and a specificity is a important thing in a PCR. एंड उससे भी अच्छी बात है कि हम लोग ये सब का फ्यू आवर्स में कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि हम लोग को 2 दिन लगने वाला है, 4 दिन लगने वाला है. नो, दैट्स नॉट लाइक दैट. मैक्सिमम 3 आवर्स हम लोग लेते हैं. एंड सिंगल पीसीआर साइकिल जनरली अगर नॉर्मल वाला होगा तो इट टेक्स अराउंड 90 मिनट्स. ओके, द प्रोसेस इज पीसीआर इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड. तो दिस इज अ पीसीआर मशीन. तुम लोग को सिर्फ अपना सैंपल बना के उसको ये मशीन में डाल देना है एंड द मशीन विल डू इट्स जॉब. इट विल start on the process and it will do the proper, it will do take the proper steps involved in the PCR process. So what steps and all kya hai that we will discuss. And but it is an automatic machine which involves the thermal cycle. So what is thermal cycle? Thermal cycles are nothing but a typical machine or a part of this particular PCR which maintains a different temperature. So इन पीसीआर कुछ स्टेप्स जो है वो हम जो 90 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, कुछ स्टेप्स जो है वो 40 पे होते हैं, कुछ स्टेप जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं. तो हम लोग को ये टेम्परेचर वेरिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड फॉर दैट वी नीड अ थर्मल साइक्लर. सो द पीसीआर रिक्वायर्स अ पीसीआर थर्मल साइक्लर which is an integral part of this particular machine. And how it works? It generally, the very basic funda is a denaturation and renaturation. We all know DNA कैसा है. DNA is a double stranded structure. तो उसको पहले मैं double stranded से single strand में convert करूंगा by using a denaturation. उसको मैं copies बनाऊंगा and then I will do again a renaturation. मतलब मैं उसको वापस से join कर दूंगा. So this is how the PCR works. But just keep in mind, PCR is a polymerase chain reaction. It is used for a amplification of genes. Then okay, there is something like misrecording, but I don't think कि मैंने कुछ बाल्टी में skip किया. There was some network issues, तो मैंने वापस से PCR से start किया. So I hope there is nothing should be missed now. So then what are the requirements of this PCR? मतलब ठीक है, मेरे पास मशीन है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, मशीन काम करेगा, बट उसके अंदर जो सैंपल डालना है वो क्या होगा? इट्स नॉट लाइक कि डीएनए निकाल लिया और डाल दिया. नो, वी हैव टू प्रोसेस इट. पॉसिबली a proper processing is important because sample preparation is a very important part of all the PCR processes. So and for a proper sample preparation there are few requirements. तो वो क्या होंगे? Obviously हम लोग उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, हम लोग उसको मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं, तो हम लोग को उसको वो सब प्रोवाइड करना पड़ेगा जो एक पर्टिकुलर डीएनए में होता है. तो व्हाट आर द टिपिकल रिक्वायरमेंट्स? तो ओके, अगर मुझे कोई भी चीज का एम्पलीफिकेशन करना है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मुझे वो टिपिकल जीन चाहिए जिसको मुझे एम्पलीफाई करना है. तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज अ डीएनए कंटेनिंग द डिजायर्ड सेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड. मतलब डीएनए जिसके पास वो जीन रहेगा जिसको मुझे एम्पलीफाई करना है. देन द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अ several molecules of 4-deoxyribonucleoside triphosphate. Okay, मतलब न्यूक्लियोटाइड बेसिकली DNTPs. व्हाट इज DNTPs? तो मैंने बोला था कि डीएनए किससे बनता है? डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? डीऑक्सी शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप. So this particular 3 components make a typical nucleotide. और डिपेंडिंग ऑन कि नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर इमेज. यहाँ पे ये फोटो में दिखाया है. अभी यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस इज एडेनाइन, सो दिस इज एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड. तो हम लोग उसको बोलेंगे DETP. अगर यहाँ पे होगा साइटोसिन तो हम लोग उसको बोलेंगे DCTP. अगर यहाँ पे रहेगा थाइमिन तो हम लोग उसको बोलेंगे DTTP. अगर यहाँ पे रहेगा एडेनाइन ग्वानाइन G, तो अगर यहाँ पे रहेगा G तो हम लोग उसको बोलेंगे DGTP. So it is important for all to provide all these 4 nucleotides into a sample because DNA बनाएगा
कॉपीज बनेगा, बट कैसे बनेगा, जो हम लोग उसको न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करेंगे, हम लोग को जो न्यूक्लियोटाइड बनाना है या फिर जो डीएनए बनाना है उससे, इट हैज टू बी सिमिलर प्रॉपर्टीज एज आवर नॉर्मल डीएनए, सो वी हैव टू प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डीएनटीपी। आई होप तुम लोग को डीएनटीपी का मतलब समझे। डीएनटीपी मतलब अ कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल द 4 deoxyribonucleotides basically. Then excess of 2 pairs of primers. So what are primers? Primers are a small segment of nucleotides जिसका काम क्या होता है, to start the process of polymerization. Okay, वो कैसे और क्या, that I will talk, but then for now just keep in mind कि there is something called as primers जिसका काम होता है to start the process of polymerization, or to, it is important to have produce multiple copies. So there are 2 types of primers in a particular PCR process, called as a forward primer and a reverse primer. I hope I'm clear. There are 2 types of primer in a PCR process, forward primer and a reverse primer. Then there is another important enzyme required. It is called as a heat stable DNA polymerase. जस्ट नाउ मैंने बोला था कि पीसीआर वर्क्स में थर्मल साइक्लर, यहाँ पे कुछ कुछ काम जो होता है पीसीआर का वो 90 डिग्री सेल्सियस को होता है, तो कुछ होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस को होता है। तो ऑब्वियसली अगर मेरा पीसीआर का टेम्परेचर 90 पे जा रहा है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे सिस्टम में या फिर मेरे सैंपल पे ऐसा कुछ भी ना हो जो 90 डिग्री सेल्सियस पे जाके डिग्रेड हो जाए या फिर खराब हो जाए या फिर जल जाए, बिकॉज अगर वो खराब हो गया तो इट विल बी प्रॉब्लम। So that's why we need a heat stable enzyme called as DNA polymerase. इसका रोल क्या है? It helps in a polymerization, मतलब DNA का सेगमेंट्स या फिर स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है। That's why it is called as DNA polymerase. And the last important thing is the appropriate quantities of Mg2+ ions. Now जब जब यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, तुम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा रहेगा इन 11th स्टैंडर्ड, द एंजाइम्स आर वेरी स्टेबल एट टिपिकल कंडीशन। उनके लिए स्पेशल पीएच होता है, उनके लिए स्पेशल टेम्परेचर होता है, एंड sometimes some enzymes require cofactor, मतलब typical ion molecules to show their activity. So in this case the DNA polymerase requires magnesium 2+ ions for their activity. तो अगर magnesium 2+ नहीं रहेगा तो DNA polymerase काम नहीं करेगा। अगर DNA polymerase काम नहीं करेगा तो DNA का polymerization नहीं होगा, और अगर polymerization नहीं होगा तो multiple copies नहीं बनेंगे। So this is the basics of basic requirements of a PCR process. I hope you understand all 5 points. First, we require a gene, then we require DNTPs, then we require primers, that is a forward and reverse primers, and then we require a heat stable DNA polymerase and a cofactor, that is Mg2+. So this is a typical DNA structure. ऐसा होता है. This is a single strand RNA. This is a double strand DNA. Okay. So DNA को भी ये चार, in case of RNA there is a cytosine, guanine, adenine and uracil. However, in case of DNA it is a cytosine, guanine, adenine and thymine. So in terms of PCR generally we talk about only and only DNA. Okay, PCR is used for DNA only. Then तुमने देखा कि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है, तो हम लोग को उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। सो वो कैसे होता है, उसका कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन अ पीसीआर। ओके, सो वेरी फर्स्ट इज अ डीनेचरेशन। द नेम इटसेल्फ डीनेचरेशन, मतलब वो उसको डीनेचर करेगा, एंड इट टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज 90 डिग्री सेल्सियस टू 98 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, तुम लोग को ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है वो ब्रेक होके सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएगा, मतलब एक डीएनए का 2 पार्ट्स में डिवीजन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डीनेचरेशन। इन टर्म्स ऑफ एनिलिंग और इन द सेकंड स्टेप ऑफ एनिलिंग क्या होता है, ये जो प्राइमर्स हमने बोले थे कि होते हैं, वो प्राइमर्स जाके अटैच हो जाते हैं तुम्हारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो मैंने बनाए हैं बाय डीनेचरेशन, जो होता है 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। एंड द थर्ड स्टेज इज अ पॉलीमराइजेशन, जो होता है 70 to 75 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे ये जो प्राइमर्स अटैच हो जाते हैं स्ट्रैंड को, दे विल स्टार्ट टेकिंग अप मोर एंड मोर न्यूक्लियोटाइड जो हमने प्रोवाइड किए हैं इन सैंपल इन टर्म्स ऑफ डीएनटीपी, एंड वो अपना स्ट्रैंड बनाएंगे। So this is a typical PCR का process. Now please pay attention. It is very important to understand this. So the very first image अगर तुमने देखा यहाँ पे, this is a typical double stranded DNA. Okay, और मेरा जीन जो कि डबल स्टैंडर्ड है।
नाउ फर्स्ट स्टेज होगा जब हो जाएगा सैंपल पीसीआर के अंदर, तो फर्स्ट स्टेज होगा डीनेचुरेशन, सॉरी, ओके, द फर्स्ट स्टेप होगा डीनेचुरेशन। उसमें क्या होगा, डीएनए डीनेचर होगा, मतलब उसका दो स्ट्रैंड जो जॉइंट था वो अभी सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो दो स्ट्रैंड से देखा उसका सिंगल स्ट्रैंड, सो दैट इज डीनेचुरेशन हो चुका है। इट मीन्स डीएनए स्ट्रैंड्स आर नाउ सेपरेटेड। इट टेक्स प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ 90 to 98 डिग्री सेल्सियस। प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर याद रखना पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट थिंग दैट इज द एनिलिंग, जो कि होता है 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे। और मैंने क्या बोला था, एनिलिंग में क्या होगा, एनिलिंग में जाके प्राइमर्स अटैच होते हैं। तो मैंने बोला था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, यू कैन सी यहाँ पे जो छोटा सा तुम लोगों को दिख रहा है पार्ट यहाँ पे अटैच हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड प्राइमर। और ये जो पीछे वाला साइड में लगा हुआ है ऑन द सेकंड स्ट्रैंड, इट इज अ रिवर्स प्राइमर। ओके, तो ये जाके अटैच होगा। इसका काम इट इज लाइक अ इनिशिएटर, मतलब मुझे वो प्रोसेस बिगिन करने के लिए या फिर मुझे और उसमें डीएनटी क्विज ऐड करने के लिए आई नीड अ बेसिक इनिशिएटर, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज प्राइमर, जो कि मुझे हेल्प करेगा टू स्टार्ट माय प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये प्राइमर्स अटैच हो जाएंगे टू द स्ट्रैंड्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स, एंड देन वी विल ऐड द एंजाइम कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज। तो एक बार हम डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग को टैग पॉलीमरेज क्यों चाहिए या फिर हम लोग को हिट स्टेबल क्यों चाहिए। बिकॉज फर्स्ट स्टेज में 90 to 98 डिग्री सेल्सियस है, और इट्स नॉट लाइक कि हम लोग एक एक स्टेज के बाद सब ऐड कर रहे हैं। हम लोग स्टार्टिंग में ही सब एक साथ ऐड कर देते हैं एक छोटे से वायल में, छोटे से ट्यूब में, और रख देते हैं, और फिर वो अपना काम करता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू मेक श्योर कि ऑल कंडीशंस आर प्रॉपर्ली मेंटेन। So अभी प्राइमर्स अटैच हो गए हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट द थर्ड एंड लास्ट स्टेप ऑफ द पीसीआर, दैट इज द पॉलीमराइजेशन। तो ये जो प्राइमर्स है तुम लोग देख सकते हो इन दिस पर्टिकुलर इमेज, ये जो छोटा सा था अभी उसने पूरा अपना साइड कंप्लीट कर दिया, और दिस पर्टिकुलर डीएनए इज एज सेम एज द फर्स्ट वन। तुम लोग देख सकते हो उसका कलर्स के है, तुम लोग यू कैन कंपेयर द कलर्स। फर्स्ट इज blue and red, second is a green and yellow, so in that way, and it is same in both the cases। देख रहे हो। तो फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर डीएनए का जीन और डीएनए का स्ट्रैंड, या फिर यू कैन से दिस पर्टिकुलर वन डीएनए सैंपल, मुझे उसका 2 कॉपीज मिल गया। अभी क्या होगा, ये जो 2 कॉपीज है ये और सेकेंड साइकिल में जाएंगे, तो इससे मुझे 4 मिलेंगे, फिर वो 4 और साइकिल में जाएंगे, इट विल गिव मी 8 साइकिल। ऐसे ही करते करते एट द लास्ट वी गेट अराउंड billions of the copies of the particular DNA sample, okay, और a gene sample। देन अगर मुझे जानना है कि ओके अगर मैं बोला कि मैंने पीसीआर लगाया है फॉर 29 साइकिल, तो अगर मुझे जानना है कि आफ्टर 29 साइकिल कितने डीएनए कॉपीज मेरे पास होंगे, सो देयर इज अ वे टू फाइंड इट आउट। द फॉर्मूला इज 2:n। यहाँ पे जो 2:n में जो n है दैट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स। तो अगर तुमने यहाँ पे n की जगह 29 डाल दिया एंड इफ यू कैलकुलेट इट, देन जो भी नंबर मिलेगा दैट विल बी द पॉसिबल नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज at the end of your PCR cycle। I hope this is clear and you understand this। okay, ये 1 2 3 3 स्टेप्स मिला के एक साइकिल बनता है। जब ये एक साइकिल कंप्लीट होगा तो डीएनए वापस जाएगा। अब ये जो 2 बने हैं दे विल अंडरगो आगे डीनेचुरेशन स्टेप, फिर आपस से उनका ब्रेकडाउन होगा, दे विल अंडरगो एनिलिंग एंड पॉलीमराइजेशन, फिर आपस से उसके 4 मिलेंगे, वो वापस जाएंगे थर्ड साइकिल में। सो दिस इज द वे पीसीआर वर्क्स। ओके, एंड इट टेक्स अराउंड 3 to 4 minutes for a one cycle to get completed। and as I mentioned कि सेकेंड साइकिल चलने से पहले वापस से डीएनए हिट किया जाता है टू सेपरेट द स्ट्रैंड्स, एंड आफ्टर एवरी स्टेप like after every cycle the steps are automatically repeated। it's not like कि मुझे हर बार जाके अभी एक साइकिल हो गया तो नेक्स्ट साइकिल चालू करने के लिए मुझे कुछ बटन क्लिक करना पड़ेगा। नो, इट इज ऑल सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड और सब कुछ अपने आप होते रहता है। फिर हम लोग को सैंपल ऐड करके मशीन चालू करना पड़ता है। and as I mentioned at the end of n cycles there will be 2:n copies of DNA segment which are produced। so once the desired number of cycle is completed, the amplified DNA segment is purified by GL electrophoresis। so it is very important to check कि जो मैंने एम्पलीफाई किया है या फिर जो बना है वो प्रॉपर है या नहीं और प्योर है क्या नहीं। बिकॉज तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे
ये यहाँ पे पॉलीमरेशन हो रहा है, यहाँ पे और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहा है, तो देयर आर चांसेस दैट कि जो मेरा एक्सपेक्टेड है उसके अलावा कोई और न्यूक्लियोटाइड जाके वहाँ पे बैठ जाएगा एंड इट विल गिव मी म्यूटेशन, और अगर म्यूटेशन हो गया तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक. सो टू फाइंड आउट कि कुछ म्यूटेशन हुआ या नहीं हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ या नहीं हुआ है, वी जनरली गो फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. which just जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस will just tell me कि ओके हुआ है या नहीं हुआ है प्रॉपर एम्पलीफिकेशन. बट अगर मुझे एट सीक्वेंस लेवल जाके देखना है कि ओके मेरा ए के जगह पे ए ही है ना, जी के जगह पे जी ही है ना, टी के जगह पे टी ही है ना, तो मुझे sequencing करना पड़ता है. There are different sequencing method called as, one of them is the Sanger method which is generally used for sequencing the particular samples, DNA samples. So after sequencing I will compare my amplified copies का sequence with the parent one जो मैंने यूज किया था सबसे पहले, एंड अगर दोनों सेम रहेंगे 100%, देन आई विल से कि हाँ मेरा सैंपल एकदम प्रॉपरली एम्पलीफाई हो चुका है या फिर मल्टीप्लाई हो चुका है. I hope you understand what is PCR. It is very important. Please ask if you have any doubts in a PCR. Okay. So as I'm considering कि तुम लोगों को समझा, तो there is a question for you. If a gene of a 800 base pair is amplified using a 25 cycles of a PCR, how many copies will be available at the end of a 10 cycle? अगर मैंने सिर्फ 10 cycle किया है, 28 cycle अगर सिर्फ 20 cycle किया है, and 25th cycle. Please solve this and let me know the answers. At least write it down. I think today we might not get the time, but in next lecture we will discuss about it. I want to know how many copies will be available at the end of the 10th, 28th and 25th cycle. I hope you understand the formula also. Without a in this particular part. Hello, if you are okay, today we will stop here. You have any doubt, you can ask.